बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे करते हैं इस पर बात करेंगे। सबसे पहले कॉमन सेंस, कौन से बैक्टीरिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं? हार्मफुल। यूजफुल को तो वेलकम करेंगे ना, क्योंकि वो तो हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जो नुकसान पहुंचाते हैं उनसे हम कैसे छुटकारा पाएँ, इसके लिए सबसे पहले 3 बड़े तरीके हैं। केमिकल कंट्रोल है, फिजिकल कंट्रोल है और बायोलॉजिकल कंट्रोल है। लेकिन हम यहाँ पर फिजिकल और केमिकल कंट्रोल पर फोकस करेंगे। केमिकल कंट्रोल सबसे पहले, इसमें नाम से जाहिर है केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। लेकिन इन केमिकल्स की कैटेगराइजेशन की गई है कि इन केमिकल्स की मदद से हम बैक्टीरिया कैसे मारें। तो जो कैटेगरीज हैं उस हिसाब से इन केमिकल के नाम हैं। मसलन सबसे पहला नाम डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स उन केमिकल को कहा जाता है जो हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर इस्तेमाल करते हैं। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? मसलन घरों के अंदर बाथरूम्स जिन मटेरियल से धोए जाएंगे, जरासीम कुछ किचन का बेसिन वगैरह जिससे धोए जाएगा, या कुछ खास बर्तन जिसमें कुकिंग वगैरह नहीं की जाएगी, उनको बाहर से धोएंगे। मसलन बाथरूम की बाल्टियाँ हैं, मग्स वगैरह हैं, इनको। इसी तरह लेबॉर्ट्रीज में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, हॉस्पिटल्स में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। आमतौर पर सड़कों के किनारे जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इनको कहा जाता है डिसइंफेक्टेंट्स। यानी ये लिविंग टिश्यू पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनकी बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके, और वो आपको मिलेंगे। मसलन आमतौर पर हमारे पास जो सबसे कॉमन है फिनाइल के नाम से हम जानते हैं। फिनाइल और इस तरह के DDT वो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इसके इन्वायरमेंटल रिजल्ट्स बहुत है। और इसी तरह इसका उलट है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स उन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है विच कैन बी अप्लाइड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या टिश्यूज। इनको आप डायरेक्ट जानदारों पर अप्लाई कर सकते हैं। मसलन एक बहुत मशहूर हो गया था केमिकल सैनिटाइजर। कोविड के दौरान हमने इसका नाम भी सुना, इसको देखा भी, और ये और मास्क दोनों, इनके बारे में उस वक्त एक मीम बना था। मास्क को पहले कोई पूछता नहीं था, जिसको एलर्जी हो, नजला जुकाम हो तो कभी लगाया या डॉक्टर लगाते थे। तो अचानक इसकी मांग बढ़ गई, मार्केट से गायब हो गया, महंगा हो गया। तो कहा ये इस मास्क की मिसाल उस गांव के उस लोफर लड़के की है जिसको अचानक बीसी लगाया गया, यानी जिसको कोई पूछता नहीं था, आज सब मुंह पर लगा के फिर रहे हैं। तो ये सैनिटाइजर्स वो हैं जिनको आप लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई कर सकते हैं और इनको साफ करते हैं। इसमें पहले मुख्तलिफ नामों से घरों में इस्तेमाल होते थे, जैसे डिटोल है, सेवलॉन है, सेफ्लॉन है, इसी तरह सैनिटाइजर इनका जन्म नाम। सर ये दोनों एक्सटर्नल यूज के लिए होंगे ना? जी, एक्सटर्नल यूज के लिए हैं, ये इंटरनल यूज के लिए नहीं। अब दूसरा इसके अलावा है प्रिजर्वेटिव्स। इसके नाम से ही अंदाजा हो गया कि ये क्या करता है। मुख्तलिफ तरह के खुराक और दूसरी चीज़ों को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए खुराक में इनको शामिल किया जाता है। इनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। पोटाशियम और सोडियम के ये कंपाउंड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे अचार वगैरह है, पिकल्स वगैरह, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे यहाँ इस सीज़न में लोग इस्तेमाल करते हैं टोमेटो केचप बना के, उसमें ये प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं तो लंबे अरसे तक ये महफूज हो जाते हैं। तो ये केमिकल्स हैं जो एक तरह से हम कह सकते हैं एडिबल, खुराक में इस्तेमाल किए गए हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ख़राब नहीं होते, बैक्टीरिया इसमें नहीं आ सकते। जी सर, ये प्रिजर्वेटिव्स खाने से हमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, बहुत ज़्यादा हो तो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी इतनी कम रखी जाती है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। ये जाहिर है साइंटिफिक रिसर्च के बाद अप्रूव है तब। हाँ, ये है कि स्टैंडर्ड लो ना हो या फिर इनका आपकी सर्टिफिकेशन बहुत अहम होती है। तो जो बड़ी कंपनियों के प्रिजर्वेटिव्स हैं वो सर्टिफाइड होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो सस्ते हैं या वैसे ओपन मिलते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सर अगर प्रिजर्वेटिव्स हार्मफुल नहीं होते तो वो
मार्केटिंग की एक टेक्निक है। हर कंपनी दूसरे को रद्द करेगी तो ये चलेगी ना। इसलिए मसलन मिल्क पे के इश्तहार को आप देखें तो वो दूध और भैंस और गाय के दूध को भी रिजेक्ट करते हैं, ओपन दूध में जरासीम दिखाते हैं और उसको बड़ा वो करते हैं। हालांकि जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो तो ओरिजिनल होती है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव अलबत्ता वहाँ नहीं है, ही ट्रीटमेंट है, अभी इसको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ प्रिजर्वेटिव डालने से नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता, फिर भी शक तो पैदा होता है। तो ऐसे प्रिजर्वेटिव इससे एक और चीज़ हो सकती है, बाज़ औक़ात जायका चेंज हो सकता है, बाज़ औक़ात कलर चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में खुबानी खुश्क किया जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा एक सल्फर वाला खुबानी कहलाता है, एक नॉन सल्फर। शक्ल में सल्फर वाला बड़ा खूबसूरत है, लेकिन खाओ तो टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, वो आर्टिफिशियलिटी आ गई। जबकि शक्ल में जो बगैर प्रिजर्वेटिव के बना है वो शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन खाने में उसका टेस्ट होता है। तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो सकती है इससे, लेकिन हार्मफुल नहीं होगा। इसके बाद केमिकल एजेंट्स इन वाटर। मैं बाज़ औक़ात आप लोगों को ये चीज़ें दिखाता हूँ, आपकी क्लास में मैंने बात की है कि नहीं है। अगर सरसरी देखें ना तो हम बड़े ख़तरनाक पानी पी रहे हैं। कैसे? झील का पानी पीते ना, सतपारा झील का। झील पूरे इसकटों से ऊंचाई पर है, लेकिन सतपारा के 8-10 गांव झील से ऊंचे हैं। उन सब का वेस्ट किधर जाता है? घूम के सतपारा लेक में आ गया और वहां से हम पी रहे हैं। अगर महसूस करो तो पी ही नहीं सकते, लेकिन पी रहे हैं इसलिए महसूस नहीं होता। तो क्या ये पानी सेफ है? सीधा यूज करें तो सेफ नहीं है। इसमें अगर खुदा न खास्ता एक हेपेटाइटिस का मरीज ऊपर हुआ, एक पोलियो का मरीज उधर हुआ, एक आपके जो कॉलरा का मरीज उधर हुआ, तो सारे स्कर्दो खतरे में। लेकिन स्कर्दो वालों को कुछ क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पानी पहले लाया जाता है टैंकियों में, और टैंकियां इस तरह से बनी हुई है। एक टैंकी से पानी नीचे उछल के आता है, एरिएशन होती है, हवा शामिल होती है, और इसी पानी में क्लोरिनेशन होती है। क्लोरिनेशन में क्या किया जाता है? क्लोरीन ट्रीटेड है ये, और क्लोरीन और क्लोरलमाइन ये दोनों जब इस पानी में डाले जाते हैं तो हर तरह के जरासीम को ये मार देते हैं। इसलिए हम तक जो पानी नीचे पहुंचता है वो सेफ है। तो हमें अब वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि झील से ऊपर गंदगी का शामिल होने का इम्कान है, वो खतरा नहीं है, क्योंकि ये पानी को ट्रीटमेंट के लिए ये बनाया गया खास तौर पर। तो जो हमारी तो खैर एक सतपारा के चंद गांव ऊपर है ना, कराची के, सोचो ये दरिया सिंध पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करके आखिर में सिंध पहुंचता है, और पूरे पाकिस्तान का ये वेस्टेज किसमें जाता है? तो वो तो उधर सूप की शक्ल में पहुंचता है, प्योर वाटर किधर है। लेकिन उसको फिर इस तरह से ट्रीट करके, फिल्टर करके, साफ करके वही लोग पीते हैं कराची में, हो गया ना। तो ये क्लोरिनेशन के जरिए पानी को। इसके बाद है कीमोथेरापी। ये कीमोथेरापी, इसका मतलब ये है कि केमिकल्स को जिस्म में दाखिल किया जाता है, इसी को केमिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। दवाइयाँ हैं मतलब, और कितनी दवाइयाँ हम खाते हैं, इन सब को भी कंट्रोल किया गया है कि ये दवाई अंदर जाकर हमारे मुखालिफ जरासीम को, बैक्टीरिया को तो मारे, हमें हमारे सेल को कुछ नहीं करते, और ये दवाइयाँ यही करते हैं। दवाई ओरली भी लिए जाते हैं, इंजेक्ट भी किए जाते हैं। इंजेक्ट किए जाने वाले वेन्स में भी इंजेक्ट होते हैं, मसल्स में भी इंजेक्ट होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। खाने वाले सिरप की शक्ल में, टेबलेट की शक्ल में, या कैप्सूल्स की शक्ल में दस्तयाब हैं, हम इस तरह से लेते हैं। तो ये डायरेक्ट जिस्म के अंदर जाके काम करते हैं। ये था केमिकल ट्रीटमेंट। अब आते हैं फिजिकल की तरफ। फिजिकल कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए हम बैक्टीरिया पर काबू पा सकते हैं? तो फिजिकल मेथड यहाँ जो बुक में दिए गए हैं, हम उन्हीं तक रहेंगे। पहले फिजिकल क्यों कहते हैं? मसलन आप फिल्टर करते हैं चीज़ों को, फिल्ट्रेशन फिजिकल है। आपने फिजिकल बैरियर बनाया, वहाँ से बाकी चीज़ें गुजरेंगी, बैक्टीरिया नहीं गुजरेंगी। तो इस तरह के बहुत सारे मेम्ब्रेन्स डेवलप की गई हैं जिसके ज़रिए हर चीज़ फिल्टर करके बैक्टीरिया को रोक सकते हैं। लेकिन इन फिल्टर से वायरस नहीं। इस वक्त हम बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं तो ये इस्तेमाल हो गया, फिल्ट्रेशन है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है
इसकी डेफिनेशन ये है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की मदद से हर तरह के जानदारों को मार देना, इंक्लूडिंग वायरस। इसमें वायरस भी मर जाते हैं। सर स्टेरिलाइजेशन का मतलब हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो चीजें। तो वो जो रेफ्रिजरेटर में स्टेरिलाइजेशन होती है सर वो क्या? उसमें स्टेरिलाइजेशन में रेफ्रिजरेटर का मैं बताता हूँ, वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेरी बैक्टीरिया को रोक रहे हैं, मार नहीं सकते। इस मेथड में तो हर चीज को मारा जाता है। मैं मिसाल बताता हूँ, यहाँ पर होता क्या है, एक टैंकी है, इस टैंकी में नीचे पानी है, यहाँ ऊपर जाली सी है। इसमें क्या करते हैं, वो चीजें जो पिघले नहीं ना, मसलन यूटेंसिल्स या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको साफ सुथरा करके धोकर एक शीट में लपेट के इधर ये बर्तन पैक किए जाते हैं, या ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पैक किए जाते हैं। फिर इसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है। ढक्कन लगा के इसको बहुत अच्छी तरह से कस के बांध दिया जाता है। फिर इसमें हीट दी जाती है तो ये पानी उबलता है। उबलने के बाद प्रेशर पे डेवलप होता है, प्रेशर तो बाहर नहीं निकल सकता, और इस प्रेशर में आधा घंटे तक रखेंगे तो जो कुछ भी है जानदार वो सब मर जाएंगे, और ये बिल्कुल साफ सुथरे जरासीम से पाक। इससे बेहतर कोई और टेक्निक नहीं हो सकती सफाई की। तो जो जिसमें खुराक पैक की जाती है, टिन पैक्स, उन टिन्स को भी पहले इस तरह से साफ किया जाता है। इसी तरह जो मेडिसिन की शीशियां हैं या और बॉटल्स हैं, उनको भी इस तरह से किया जाता है। लेकिन इसमें प्लास्टिक की चीज़ें नहीं हो सकती, इसमें स्टील, शीशा, ये इस तरह के यूटेंसिल्स, या खास तौर पर सर्जिकल एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट, उनको इस तरह से बिल्कुल साफ किया जाता है। इसकी आसान सी मिसाल में एक और बताता हूँ, जो हम घर में प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं, वो भी एक तरह का स्टेरिलाइजर है। वहाँ जो खाना पका है, जब प्रेशर कुकर में खाना पकेगा तो वो कभी भी जरासीम ज़्यादा नहीं होगा। उसमें जरासीम, क्योंकि जो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों खुराक के बिल्कुल इंटीरियर तक गए हैं, और वहाँ जाके उन्होंने हर तरह के जरासीम को मार दिया है, तो सबसे सेफ फूड भी वो। लेकिन लोग बाज़ चीज़ें थोड़ी सी कच्ची खाना चाहते हैं, इस चक्कर में प्रेशर कुकर को इस्तेमाल नहीं करते। तो प्रेशर कुकर से जरासीम भी मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं, खुराक भी सबसे अच्छी तरह से पक जाती है। ये स्टेरिलाइजेशन था। इसके बाद है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से भी आप बैक्टीरिया को मार सकते हैं, लेकिन ये हाई टेम्परेचर दो तरह के हैं। एक को कहते हैं ड्राई हाई टेम्परेचर, दूसरा है मॉइस्ट। मैं कुकिंग के मिसाल बता दूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि इंसान को दो चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी है, खाने पीने और पैसे में। तो मैं मिसालें ढूंढ के वो लाता हूँ जिसमें इन दोनों का जिक्र याद रहे। मसलन आपने खाना खाया, बारबेक्यू बनाया, सीख में पका रहे हैं ना, और इसमें डायरेक्ट आग लगती है, कोयला लगता है, इसको कहते हैं ड्राई टेम्परेचर। यहाँ क्या हो रहा है, बाहर से आप एक हद तक टेम्परेचर अप्लाई कर सकते हैं ना इस खुराक में, वरना जल जाएगी। थोड़ी बहुत जले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका इनसाइड ये टेम्परेचर इतना हाई नहीं पहुंचाता है, इसलिए अंदर इसके बैक्टीरिया हो सकते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर मॉइस्ट है। मॉइस्ट का मतलब प्रेशर कुकर वाला है, कि आप प्रेशर के कुकर के अंदर या स्टीम या जो ममटू वगैरह बनते हैं, उसमें जब नीचे से स्टीम देते हैं तो वो मॉइस्ट टेम्परेचर होता है। स्टीम वाली हीट इसके बिल्कुल अंदर तक चली जाती है, और यहाँ कोई जरासीम जिंदा नहीं रह सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये बारबेक्यू वगैरह इनको बहुत ज़्यादा मत खाएं। बेहतर क्या है, या प्रेशर कुकर में पकी हुई चीज़ें खाएं, या फिर स्टीम के जरिए। ये मॉइस्ट हीट कहलाती है, सबसे इफेक्टिव ये है, और इसमें हर तरह के जरासीम मर जाते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। तो हाई टेम्परेचर ये वाला मॉइस्ट वाला ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू ड्राई। अच्छा, एक और है रेडिएशन। रेडिएशन के जरिए, ये फिजिकल मेथड है, रेडिएशन के जरिए भी बैक्टीरिया को मारा जा सकता है।
इसमें खास तौर पर जो रेडिएशन शॉर्ट वेव लेंथ वाली, खास तौर पर 300 नैनोमीटर से कम वाली, लेस देन 300 नैनोमीटर, ये वाली वेवलेंथ बैक्टीरिया के लिए जानलेवा है। इसमें हम कह सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, एक्स रेज, खास तौर पर गामा रेज, लेकिन इसको खुराक वगैरह में इस्तेमाल करने से अवॉइड किया जाता है। यहाँ कहा जाता है कि रेडिएशंस अगर उन लिविंग टिश्यूज में अंदर रह गई तो वो हमारे लिए भी नुकसान है। तो रेडिएशन को हो सकता है सर्टेन चीज़ों से बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बाहर इससे भी बैक्टीरिया मर जाते हैं और ये एक फिजिकल मेथड है। इसके बाद है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। इसका पहले जिक्र हुआ, दवाइयाँ जितनी हैं तकरीबन ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के जरिए इनको साफ किया जाता है, जरासीम से पाक किया जाता है। खास तौर पर वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया से ही हासिल की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो आप बैक्टीरिया को क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद फिल्टर, ऐसे फिल्ट्रेट बने हैं जिसमें से सिर्फ ये एंटीबायोटिक मेडिसिन छन जाते हैं, बाकी सारे ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरह से फिल्टर करके भी कई तरह के जरासीम को इंक्लूडिंग बैक्टीरिया अपनी चीज़ों से पाक किया जा सकता है। इसके बाद है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्या होगा, जरासीम मरते नहीं लेकिन इनएक्टिव हो सकते हैं। ये जरा जहन में रखें आप, टेम्परेचर इफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, और आपको मालूम है एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए था। 3 टेम्परेचर बताया था ना एंजाइम से, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम। तो अगर हम इस टेम्परेचर को ऑप्टिमम से कम करके मिनिमम कर दें तो यहाँ बैक्टीरिया के एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वो बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन बैक्टीरिया तो है तो सही ना, तो ये परमानेंट हल नहीं है, टेम्परेरी आप बैक्टीरिया को रोकते हैं। इसमें आप देखते हैं तो फ्रिज में 2 चैम्बर्स बने हैं, एक रेफ्रिजरेटर वाला है जहाँ का टेम्परेचर आप सेट करके रखते हैं, हो सकता है 15 डिग्री हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अरसे तक महफूज रहती हैं, लेकिन इनको और ज़्यादा लंबे अरसे तक महफूज करना हो उधर डीप फ्रीजर में रखते हैं जहाँ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन फंजाई की कुछ अक़साम है जो इधर भी ग्रो कर सकते हैं। इसलिए फ्रीज्ड जो खुराक है उसको एक हद से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। और इसमें एक मसला ये है कि लाइट अगर मुसलसल आ रही हो तो फिर ये इफेक्टिव है, वरना हमारे मुल्क में तो लाइट आती जाती है तो ये रिलायबल नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पर आपको एक और एडवाइस है, ये जो सी फूड बाजार में दस्तयाब है, सी फूड कहते हैं, हालांकि फ्रोजन फूड है। फ्रोजन फूड में आपको तरह तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं ना, मिलते हैं कि नहीं? Yes. इसमें कैनन्स हैं, कंपनी है बहुत मशहूर, चिकन की प्रोडक्ट्स लाते हैं वो, ये हम तक पहुंचती हैं तो इनमें कोई भरोसा नहीं है। यहाँ एक सबसे बड़ा खतरा क्या है, मसलन आपने गोश्त को ठंडे फ्रीजर में फ्रीज कर दिया, लाइट चली गई, टेम्परेचर हाई होने लगा, ये मेल्ट होने लगा, ये मेल्टेड जो पानी होगा उसका कलर भी चेंज होगा, ये बैक्टीरिया से भरपूर होता है। यानी बैक्टीरिया चुपते हैं ना, अभी तो जो ही मौका मिला वो फैल गए। अब यहाँ पर क्या होगा, दोबारा आपने फ्रीज किया तो इन बैक्टीरिया समेत आपने फ्रीज किया, अब इनको घर जाके पकाएंगे तो मसला है। तो हम तक जो पेट फूड आती है वो कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा, रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन, इनकी गाड़ियाँ मखसूस एयर कंडीशन गाड़ियाँ होंगी, फ्रीजर्स फिट होंगे, उनमें लाएंगे, फिर भी कभी रेस्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये ब्रेक वाला है, ये रिलायबल हमारे इलाके में कम से कम नहीं है, तो इनसे भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लो टेम्परेचर में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैक्टीरिया मरते नहीं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए अगर आप इनको मेल्ट करा के यूज़ करना है तो फ्रीज़र का उसूल भी याद रखें। आप मेल्ट होने से पहले डायरेक्ट प्रेशर कुकर में डालें, या पहले ही खुराक के इतने हिस्से करें कि एक वक्त की कुकिंग के लिए ज़रूरी हो, वरना आपने गोश्त का बड़ा टुकड़ा महफूज किया है, निकाल के मेल्ट करके आधा काट के कुक किया, आधा वापस अंदर रखा, तो आपने मजीद बैक्टीरिया उसके साथ महफूज कर लिया। ये नहीं होना चाहिए और मेल्ट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना मेल्ट करके जो पानी आता है खास तौर पर रेडिश गोश्त में से,
वो बहुत खतरनाक होता है, उसमें बैक्टीरिया बहुत होते हैं, इसलिए उसको फेंक के सही तरह से डिसइंफेक्ट करके फिर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आखिरी टॉपिक ये है डिहाइड्रेशन। बैक्टीरिया से चीज़ों को, खास तौर पर खाने पीने की चीज़ों को बचाने का एक और तरीका ये है कि उनमें से पानी निकालो, क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा है कि बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर है या कॉलोनियल है, उनको पानी चाहिए। पानी कम होगा या नहीं होगा तो ऐसी जगह पर बैक्टीरिया ग्रो कर नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, मसलन गोश्त को, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में तो ये बहुत कॉमन है, सर्दियों में आप गोश्त को सुखा के रखते हैं, गर्म इलाकों में मछली को सुखा के रखते हैं। इसको फ्राई करने के बाद उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, लुक भी चेंज हो जाती है, लेकिन फिर आपको वो पसंद है तो ठीक है, आप यूज करें। इसी तरह हम ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, इनको भी डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेशन के कई तरीके हैं, सबसे बेस्ट तरीका सन के थ्रू जो होता है वो है आप धूप में खुश्क करें। धूप में खुश्क कराएंगे तो जल्दी ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, वरना साये में करते हैं, सल्फर की मदद से करते हैं। इससे मैंने पहले भी कहा था, जायके में भी फर्क आ सकता है, लुक में फर्क आ सकता है, लेकिन लुक, बाज़ लोगों को लुक अच्छी लगती है, जायके पर लुक को तरजीह देते हैं, तो सल्फर यूज़ करेंगे तो लुक अच्छी रहेगी, टेस्ट चेंज। लेकिन सन में जो होता है, इसी तरह आप देखते हैं खुश्क दूध मिलता है, दूध सबसे जल्दी खराब होने वाली चीज़ है, और ये गर्मियों में तो 1 घंटे के अंदर फट जाता है, लेकिन ड्राई करने के बाद ये दूध लंबे अरसे तक, सालों साल खराब नहीं। हाँ, ये ड्राई मिल्क जो है ये प्योर मिल्क नहीं है, मसला तो ये है। वरना आप उसको ड्राई करेंगे, हीट से भी कर सकते हैं ना, एवापोरेशन करके पानी निकालते हैं, बाकी जो बचेगा वो ड्राई, लेकिन इसमें कई और चीज़ें ऐड करते हैं, वरना 1 किलो दूध ड्राई करेंगे तो शायद 1 छटांग भी नहीं बने खुश्क दूध, तो इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं, इसलिए ये खालिश दूध नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा प्रोसेस रह गया, मैं वो बताता हूँ, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन का ये अमल लॉइस पास्चर ने डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है, एक पाइप का निज़ाम है, दूध के लिए है ये, खास तौर पर जो मिल्क पैक की आपने मिसाल दी थी, ये इस तरह से करता है। इसमें क्या किया जाता है, दूध को एक पाइप में चला देते हैं और तकरीबन 15 to 30 सेकेंड्स तक, यानी आधा मिनट तक इसका टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उससे नीचे तकरीबन 30 मिनट्स तक, आधा घंटा ये दूध चलता है एक ऐसे पाइप के नेटवर्क में जहां का टेम्परेचर 64 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एब्रप्ट चेंज इन टेम्परेचर आ गया है। इसकी वजह से क्या होता है, दूध में जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, जो कि हमारे लिए सिम्बायोटिक हैं या दूसरे जो ऐड हुए, वो सारे मर जाते हैं। और अब इस दूध को टेट्रा पैक में पैक किया जाता है। टेट्रा पैक इसलिए कहते हैं कि इसमें 3 मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की 3 तह हैं, और अंदर वाली सबसे चमकीली तह जो आप कह सकते हैं स्टेरलाइज्ड है। स्टेरलाइजेशन के बाद अब ये मिल्क इसी तरह से आपने महफूज कर लिया, तो कम से कम मुद्दत इसकी 6 महीने तक ये दूध खराब नहीं है। तो लॉइस पास्चर के तहत कई दवाइयों को, दूध को और कई और चीज़ों को इस तरह से महफूज किया जाता है, जिसको कहते हैं पास्चराइजेशन। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया, ठीक हो गया।